हाय फ्रेंड्स। काफी दिनों से हमें और बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर विजिटर टू वर्क परमिट के बारे में आप एक आधा वीडियो बनाइए, बिकॉज हमने सुना है कि कनाडा गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है। अगर आपके पास कनाडा का विजिटर वीजा है और आप उसको विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है 2025 तक। तो ये जो उन्होंने कैटेगरी निकाली है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब हर कोई बंदा विजिटर वीजा ले लेगा और यहाँ पे आएगा और उसको वर्क परमिट मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी प्रोसीजर जानना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी रियल प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि काफी लोग यही डिलेमा में रहते हैं कि मुझे बस इजीली विजिटर वीजा मिल जाएगा और मैं वहां पे जाऊंगा और वर्क परमिट मुझे मिल जाएगी और बस मैं उस वर्क परमिट के बेस पे परमानेंट फिर मतलब पीआर फाइल भी आगे जाके कर दूंगा। बट ऐसा होता नहीं है। इतना पूरा प्रोसीजर इजी अगर होता तो ये जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है ना, या पूरा हैवी मतलब जो सीआरए स्कोर जो अभी चल रहा है, काफी बड़ा स्कोर का लेवल आ रहा है, उसको अचीव करके जो लोग पीआर ले रहे हैं तो वो चाहे तो वही चीज कर लेते कि वो विजिटर टू वर्क परमिट ही कर लेते। उनको पढ़ाई के इतने पैसे लगाने की क्यों जरूरत है, या पढ़ना क्यों जरूरी है, या काम करना क्यों जरूरी है, या पीआर के लिए ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की एग्जाम देना क्यों जरूरी है? तो ये वीडियो पूरा आप जब भी देखेंगे तब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चीज एग्जैक्टली होती कैसे है और इसको आपके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन सी प्रोसीजर्स करनी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि विजिटर वीजा इतना आसानी से कभी भी कनाडा या यूएस जो भी मेजर कंट्रीज है वो आसानी से नहीं देते। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है वो जो आपको विजिटर वीजा दिला सकते हैं? तो सबसे पहले चीज आपको जाननी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, कि अगर आपने कोई भी अच्छी कंट्री जो है, मान लीजिए जो इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप है, फाइनेंशियली उनके पास मतलब रिसोर्सेज और जो उनके कंट्री के जो रैंकिंग्स है वो हाई है, अगर वो आपने विजिट की है तो वो आपको एक जेन्युइन ट्रैवलर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया से हैं और आपको विजिटर वीजा कनाडा का लगाना है, तो ये देखा जाएगा कि आपने इंडिया के बाहर कौन सी बड़ी कंट्री की विजिट की हुई है। मान लीजिए यूके है, यूरोप है, या आपने यूएस है, या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी कोई बड़ी कंट्री में अगर आपने विजिट की है ड्यू टू एनी रीजन, तो ये एक चीज आपके लिए कवर होगी कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। नंबर दो, आपका जो इंडिया में फाइनेंशियल कैपेसिटी है या जो स्टेटस है वो देखा जाता है। मतलब अच्छी जॉब होना जिसका सैलरी लेवल काफी अच्छा हो, मोर देन 1 लाख या उसके ऊपर अगर पर मंथ आपकी सैलरी जा रही है, 50,000 के ऊपर भी सैलरी होती है तो भी वीजा मिलता है। बट यू नीड टू शो देम दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। मतलब आपकी जॉब काफी साल से कोई अच्छी एमएनसी में है और उसके ऊपर आपका आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टीज है, सेविंग्स में आपका फंड कुछ अच्छा खासा है, फिक्स डिपॉजिट्स है, पॉलिसीज है, शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है। तो ये सब चीजों को क्लब करके आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी को जज किया जाता है। तो अगर वो चीजें आपके पास है या आपके पास बिजनेस अच्छा खासा डेवलप है जो आपके नाम पे रजिस्टर है और उसके 3 या 4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हो तो वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आपके पास उस बेसिस पे आपका खुद का इनकम काफी अच्छा आपने किया हुआ है, सेविंग की हुई है, प्रॉपर्टीज है, और आप वेल एस्टेब्लिश अल्टीमेटली, तो वो फाइनेंशियल स्टेटस को वीजा ऑफिसर जज करता है विजिटर वीजा के लिए। और अब सबसे बड़ी बात, ये दोनों चीजें तो अगर हो गई, जैसे मान लीजिए ट्रैवल हिस्ट्री हो गई और आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि रीजन। आप जब भी विजिटर वीजा लगाते हैं कोई भी कंट्री, जैसे ये कनाडा है, तो वो ये देखती है कि आपको एग्जैक्टली कंट्री क्यों विजिट करनी है। आप ये बोलेंगे कि आपकी कंट्री बहुत अच्छी है, बस मुझे ऐसे ही विजिट करने आना है, तो वो ऑफकोर्स वो देखेंगे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में आपने और कोई अच्छी कंट्री विजिट की हुई है, तो ही आपको जेन्युइन ट्रैवलर की तरीके से देखा जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो नहीं है तो आपको आपका रीजन बताना है कि मैं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ, मेरा भाई या बहन या मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ या मेरे चिल्ड्रन कोई है वहां पे, या कोई चाचा भतीजा। तो कोई भी एक रिलेटिव है जो आपके लिए डिटेल दे रहा है, गवर्नमेंट को एक गारंटी दे रहा है कि यस आई नो दिस पर्सन, ही और शी विल स्टे विथ मी, मतलब मेरे हमारे हाउस में रहेंगे, उनको फाइनेंशियली वो स्टेबल है, वो यहाँ पे इतने दिन के लिए घूमने आ रहे हैं, तो मेरे भी मैं कागज दे रहा हूँ। तो मतलब आपका जो रिलेटिव है वो टेम्पररी वीजा पे मतलब स्टडी वीजा पे हो सकता है, वर्क वीजा पे हो सकता है, या वो पीआर हो सकता है, या वो सिटीजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो जो आपका रिलेटिव है जो कनाडा में है वो आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है और साथ में अपने रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तब जाके ये बनता है कि हाँ, आप वो रीजन की वजह से वहां पे जा रहे हैं, या तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अच्छी है और आप ये देख रहे हैं कि भाई आप टूर पैकेज लेके कनाडा घूमने जा रहे हैं, तो आप होटल का स्टे दिखाएंगे, एयर टिकट का बुकिंग दिखाएंगे, आइटिनरी का आपकी प्लान होगी कि आप कितने दिन कहाँ कहाँ घूमने वाले, एवरीथिंग। सो ये चीजें अगर आपके पास है तो वो होता है आपका रीजन। तो ये दो चीजों की वजह से आप पर्टिकुलर
एप्लीकेशन विजिटर वीजा का लगा सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप फुलफिल करते हैं तो विजिटर वीजा मिलता है। आते हैं आगे वाली बात पे, जो मेन मुद्दा है कि चलो विजिटर वीजा मिल गया या आपके पास ऑलरेडी है, अब विजिटर टू वर्क परमिट कैसे करवाए। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने मतलब अभी बैक टू बैक एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी आएंगे कि उनको स्किल जो ऑक्यूपेशंस है, मतलब स्किल जो प्रोफेशनल्स है, उनकी शॉर्टेज हर बार डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज है, जो मेट्रो सिटी नहीं है, डेवलप नहीं है, तो वहां पे कनाडा को अभी भी रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए बच्चे पढ़ने भी जाते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप न्यूज में देखते ही हो कि अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए भी उन्होंने अभी भी रूल्स कंट्रोल किए हैं कि भी कुछ शेडी कॉलेज को उन्होंने बोला है कि वहां पे नहीं पढ़ना है, बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस को वो ऊपर ला रहे हैं, मास्टर डिग्री को भी ऊपर ला रहे हैं। तो वहां पे कनाडा में आप जैसे ही विजिटर वीजा पे यहाँ पे आते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक जॉब जो मेरे प्रोफाइल को सूट हो रही है वो मिल रही है, तो वो जॉब को आप अप्लाई करके लेके फिर आपको LMIA लगाना है। तो ये वर्ड काफी लोगों के लिए नोन है, बट कई बार उनका उसका पूरा मीनिंग नहीं पता है या उसकी प्रोसेस नहीं पता है, तो वो भी चलो हम बताते हैं। तो LMIA होता ये है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये LMIA लेने के लिए आपको वो जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आपको जॉब मिल रही है उसके थ्रू एप्लीकेशन गवर्नमेंट में लगानी होती है। तो ये एम्प्लॉयर LMIA की एप्लीकेशन गवर्नमेंट में लगाता है आपके लिए, तो उसको ये प्रूव करना होता है कि यस मुझे ये फॉरेन वर्कर चाहिए, बिकॉज मैंने यहाँ डोमेस्टिकली जो भी रिसोर्सेज थे उसमें से चेक कर लिया, मुझे रिक्वायर्ड जो एम्प्लॉई है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से मुझे ये ओवरसीज जो वर्कर है, मतलब जो आप हो, वो चाहिए। और उसकी एक प्रोसीजर होती है, वो एप्लीकेशन लगती है, फिर सर्टेन पीरियड में सर्टेन वीक्स में वो अप्रूव होके आती है कि हाँ LMIA इज अप्रूव्ड, तब जाके वो विजिटर टू वर्क परमिट लगाने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आ जाता है। अब मेन स्टेप जो बाकी का जो लास्ट स्टेज है वो ये है कि आपको वर्क परमिट लगाना होता है। तो उसके भी दो तरीके हैं। नंबर 1, आप सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पेपर को लेके फ्लैग पोल कर सकते हैं। तो अब ये भी काफी लोगों के लिए नया वर्ड है। फ्लैग पोल का मतलब ये होता है कि यूएस कनाडा की जो बॉर्डर है, मतलब कनाडा बॉर्डर पे आपको जाना होता है और यूएस में एंट्री नहीं लेके, मतलब वहां पे एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको फिल करवा के वो लोग री एंटर करवाते हैं कनाडा में। तो कनाडा ऑफिसर तब आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है और देखता है कि हाँ आपको आपका विजिटर वीजा था उसमें क्या प्रोफाइल लगा था, आपको LMIA मिला है उसमें क्या प्रोफाइल है, आपने जॉब कैसे अप्लाई किया, उसके रिसोर्सेज क्या थे, और अब आपके पास फंडिंग अरेंजमेंट क्या है, और आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और फिर आपको वहीं पे ही वर्क परमिट अप्रूव की जाएगी, जो 1 साल की, 2 साल की या कम मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है, बेस्ड ऑन LMIA और द जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया आपका वर्क परमिट लेने का एक तरीका। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिटर वीजा पे जब कनाडा में है तभी लगा सकते हैं आफ्टर LMIA। तो उसमें भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिल करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाना होता है, बट वो चीजें जब आप ऑनलाइन लगाते हैं उसमें सर्टेन आपको टाइम वेट करना है। तो विजिटर वीजा पे जब आप एंटर कर गए हैं कनाडा में तो आपके पास 6 मंथ ही होते हैं एक पर्टिकुलर विजिट में। अगर 6 मंथ में वो आपको एप्लीकेशन का आंसर चाहिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कई बार वेट करना पड़ता है या बैक टू इंडिया भी जाना पड़ता है, अगर तब तक वो परमिट अप्रूव नहीं होती है तो, बिकॉज आपका स्टे 6 मंथ का ही अलाउड होता है एक सिंगल विजिट पे। तो ये पूरी प्रोसीजर हमें यहाँ पे इस वजह से बताना जरूरी था कि काफी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स के हमें मैसेज या ईमेल्स आते हैं। इवन स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स कई बार उनको कॉन्वोकेशन पे मिलने आते हैं, उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई कोई और पर्पज से, बिजनेस पर्पज से आ रहा है, तो वो एक क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं कि सर मुझे यहाँ पे कनाडा में अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, आई हैव विजिटेड दिस प्लेसेस एंड एवरीथिंग, एंड मुझे लग रहा है कि मुझे विजिटर टू वर्क परमिट करवाना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये विजिटर टू वर्क परमिट के बारे में नॉलेज कंप्लीट नहीं है, और ये कई बार कोई स्कैम का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस कहीं पे उन्होंने पेपर में ऐड कर लिया और उनको लगा कि बस मुझे विजिटर मिल जाएगा और वर्क परमिट भी मिल जाएगी, एवरीथिंग इज इजी। नहीं, ऐसा नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने लेबर शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए ये ऑप्शन निकाला हुआ है, बट उसके भी पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है। Keep watching such kind of videos and please subscribe our channel for such more videos in upcoming days.